आप नोटिस करोगे प्लेन लैंड करने वाला है, लेकिन इसके लैंडिंग गियर में लगी व्हील की स्पीड एकदम जीरो है, जबकि लैंडिंग के टाइम एयरप्लेन की स्पीड लगभग 150 नॉट्स होती है। एयरप्लेन को जल्दी रोकने के लिए पायलट ने गलती से पहले ही इन व्हील्स पर ब्रेक लगा दिया। जैसे ही व्हील ग्राउंड को टच करेंगे तो हाई फ्रिक्शन की वजह से ब्लास्ट कर जाएंगे। बेसिकली एयरप्लेन में 4 टाइप के ब्रेक लगे रहते हैं जो मिलकर इसको रोकने का काम करते हैं। जब एयरप्लेन हाइट पर होता है तो हवा के ड्रैग फोर्स से बचने के लिए लैंडिंग गियर को विंग और बॉडी के अंदर हाइड करके रखा जाता है। जब प्लेन रनवे पर पहुंचने वाला होता है उस टाइम पर फेयरिंग डोर ओपन होते हैं और लैंडिंग गियर खुलने लगते हैं। बेसिकली लैंडिंग गियर में हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगा रहता है जो इसको डिप्लॉय करता है। लैंडिंग के टाइम पर हाई फोर्सेस लैंडिंग गियर पर लगते हैं तो गियर को साइड सपोर्ट के लिए साइड ब्रेसिंग लगी रहती है। लेकिन इस ब्रेसिंग के साइड सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसको लॉक करना जरूरी है, जिसके लिए लॉकिंग स्टे लगे रहते हैं। फ्रंट नोज में जो लैंडिंग गियर होता है वह सिमिलर तरीके से ही काम करता है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी सेम ही होता है, लेकिन थोड़ी इसकी डिजाइन अलग होती है और इसमें रैक एंड पिनियन सिस्टम भी लगा रहता है जो प्लेन को टर्न करवाने में काम आता है रनवे पर। जब एयरप्लेन के व्हील सबसे पहले रनवे को टच करते हैं तो व्हील 0 स्पीड से सडनली हाई स्पीड में चलने लगता है। इसके अलावा वह कई टन वजन डायरेक्ट अपने पर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर यहाँ पर प्लेन का वजन उठाने के अलावा एक सस्पेंशन का भी काम करता है व्हील्स और प्लेन की बॉडी के बीच में, ताकि कोई हेवी जर्क ना लगे। लैंडिंग गियर का सस्पेंशन सिस्टम कुछ अलग टाइप का होता है जिसको ओलियो न्यूमेटिक शॉक स्ट्रट बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ऊपर का यह पार्ट सिलेंडर होता है जो बॉडी से कनेक्टेड रहता है और इसके अंदर पिस्टन होता है जो व्हील असेंबली से कनेक्टेड रहता है। पिस्टन में आप यहाँ देखोगे एक ओरिफाइस होता है जिसके अंदर मीटरिंग पिन होती है जो कुछ ऐसे लंबी होती है और इसकी शेप नीचे से आप देखोगे तो वाइड होती जाती है। सिलेंडर में ऊपर की तरफ प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, तो जब प्लेन लैंड करता है तो पिस्टन पर हाई फोर्स की वजह से वह ऊपर जाने लगता है। तो इस ओरिफाइस से ऑयल सिलेंडर के अंदर आने लगता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ज्यादा कंप्रेस होने लगेगी। लेकिन आप नोटिस करोगे जैसे जैसे सिलेंडर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मीटरिंग पिन ओरिफाइस को छोटा करती जा रही है, जिससे ऑयल कम ऊपर जाने लगेगा ताकि नाइट्रोजन एक लिमिट में ही कंप्रेस हो। जब सडन जर्क को यह शॉक स्ट्रट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नाइट्रोजन अब वापस अपना प्रेशर रिलीज करती है, जिससे ऑयल पर प्रेशर आता है और पिस्टन वापस बाहर जाने लगता है। यहाँ पर आप देखोगे सेमी डैम्पर लगा रहता है जो लैंडिंग के टाइम पर हाई वाइब्रेशन और फोर्सेस आते हैं उनको हैंडल करता है और शॉक स्ट्रट तक सक्सेसफुली ट्रांसफर करता है। जब प्लेन एक बार रनवे पर आ जाता है तो दूसरा टारगेट होता है कि उसको जल्दी से जल्दी ब्रेक फोर्स अप्लाई करके रोका जाए। एयरप्लेन का सबसे पहला ब्रेकिंग सिस्टम एयर का ड्रैग फोर्स होता है जो नेचुरली एयरप्लेन पर हाई स्पीड एयर से लगता है। यह इतना सफिशिएंट नहीं है कि प्लेन को रनवे के लेंथ के हिसाब से रोक सके, तो इस ड्रैग फोर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और आगे के ब्रेक सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए सेकंड सिस्टम स्पॉइलर एक्टिवेट किए जाते हैं। स्पॉइलर बेसिकली प्लेन की विंग पर लगे रहते हैं जिनको लैंडिंग के टाइम पर एक्टिवेट किया जाता है। यह प्लेन के लिफ्ट फोर्स को रिड्यूस करते हैं और प्लेन को रनवे पर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिससे प्लेन का मेन थर्ड लैंडिंग गियर पर लगा ब्रेक सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिव बनता है। जब पायलट ब्रेक पेडल प्रेस करता है तो यह फोर्स केबल्स वॉल से राउट होते हुए लैंडिंग गियर के व्हील पेड़ तक पहुंचता है और इन्हीं व्हील पर ब्रेक लगता है। क्योंकि पूरे प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह लगभग इन्हीं रियर लैंडिंग गियर के पास में होता है, तो मेजॉरिटी वेट प्लेन का यही उठाते हैं। इसी वजह से यह ब्रेक सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनता है। फ्रंट नोज में जो लैंडिंग गियर होता है उसमें कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता। एक्चुअल में लैंडिंग के टाइम पर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जिनको फिलहाल तो हम एनिमेशन से इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। यदि आप भी टेक्नोलॉजी अपने अंदाज में कंट्रोल करवाना चाहते हो तो एनिमेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें हमारा एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा। A to Z एनिमेशन सीखने से लेकर कंप्लीट कम्युनिटी सपोर्ट भी रहेगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लैंडिंग गियर में मल्टीपल व्हील पेयर हो सकते हैं और हर व्हील पेयर के अंदर डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं जो ठीक हमारे कार के ब्रेकिंग सिस्टम जैसे ही होते हैं। लेकिन प्लेन के अंदर ब्रेक अप्लाई करते टाइम इनमें बहुत हेवी हीट जनरेट होती है, इसलिए हर ब्रेक सिस्टम में मल्टीपल कार्बन डिस्क लगी रहती है। व्हील के अंदर की साइड में ड्राइव की लगी रहती है जिसके ऊपर कार्बन डिस्क को सेट किया जाता है।
यह डिस्क व्हील के साथ में रोटेट करती है, इसलिए इनको रोटर कार्बन भी बोलते हैं। जो स्टेटर डिस्क होती है वह स्टेशनरी होती है और एक्सल के साथ में फिक्स्ड रहती है, जिसके एक साइड में एंड प्लेट और दूसरी साइड में प्रेशर प्लेट लगी रहती है। जब व्हील को वापस स्टेटर पर सेट करते हैं तो आप देखोगे जो रोटर कार्बन डिस्क है वह स्टेटर कार्बन डिस्क के बीच में जाकर सेट हो जाती है। जो प्रेशर प्लेट होती है उसके ऊपर पिस्टन हाउसिंग लगी रहती है, जिसमें मल्टीपल पिस्टन सेट होते हैं। तो जब पायलट ब्रेक अप्लाई करता है तो इसमें लगे पिस्टन प्रेशर प्लेट और स्टेटर डिस्क को एंड प्लेट की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से रोटर डिस्क कंप्रेस होने लगती है और व्हील पर ब्रेक फोर्स आने लगता है। जब व्हील पर ब्रेक लगने लगता है तो व्हील और रनवे के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट स्लो डाउन होने लगता है। लेकिन इस ब्रेकिंग के टाइम पर टायर फट भी सकते हैं यदि ज्यादा पावर से ब्रेक लगा दिया जाए या फिर व्हील प्रॉपर फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाए। तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। मान लो जब यह व्हील अपना पूरा एक राउंड लेता है तो 1 मीटर चलता है, लेकिन यदि जबरदस्त ब्रेक फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो अब यह व्हील स्किड करने लगेगा, जिसकी वजह से 1 मीटर ना चल के 0.9 मीटर ही चल पाता है। तो यह 0.1 मीटर की स्लिप होगी। ब्रेक फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे स्लिप बढ़ता जाएगा। यह सेम सिचुएशन क्रिएट होती है जब रनवे पर व्हील प्रॉपर फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाते। उस कंडीशन में यदि थोड़ा ब्रेक फोर्स अप्लाई किया जाए तो भी टायर स्लिप करने लग जाते हैं और पूरा एयरक्राफ्ट अनबैलेंस होकर एक बड़ा डिजास्टर में बदल सकता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एंटी स्किड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि एक्चुअल में पायलट को पता नहीं होता कि व्हील स्किड कर रहे हैं या स्लिप कर रहे हैं। वह तो प्लेन को जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करेगा। एंटी स्किड सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वह स्पीड सेंसर होता है, जो व्हील के एक्सल में लगा रहता है। व्हील के हब पर एक केप लगी रहती है जो व्हील के साथ में रोटेट करती है और यह केप आगे जाकर कनेक्ट होती है स्पीड सेंसर के रोटर से। अब स्पीड सेंसर का जो रोटर है वह भी व्हील की सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है। रोटर के ऊपर स्टेटर लगा रहता है, जिसमें एक फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट होती है, जिसके चारों तरफ एक कोइल लगी रहती है। यहाँ पर रोटर की डिजाइन आप देख सकते हो, जिसमें कुछ गैप बने हुए हैं। तो जब रोटर रोटेट करेगा तो स्टेटर कोइल इस गैप में आएगी तो फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा इस गैप की वजह से, जिसको बेसिकली रिलक्टेंस बोलते हैं। जब फिर से रोटर रोटेट करेगा तो गैप कम होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा और रिलक्टेंस कम होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है व्हील की स्पीड के। जितनी ज्यादा व्हील की स्पीड होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सेम ही तरीके के सेंसर सभी व्हील में लगे रहते हैं और इन सब का डेटा पहुंचता है ब्रेक कंट्रोल यूनिट के पास में। लेकिन ब्रेक कंट्रोल यूनिट के पास में एयरप्लेन की मेन स्पीड का भी डेटा होता है, जो मेन फ्लाइट कंट्रोल से मिलता है। मानकर चलते हैं एयरप्लेन की स्पीड 150 नॉट्स है और व्हील सेंसर बता रहा है कि व्हील की स्पीड 140 नॉट्स है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि व्हील स्किड कर रहे हैं, यानी ब्रेक फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। और यदि इस ब्रेक फोर्स को कम नहीं किया गया तो टायर फट भी सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में एंटी स्किड सिस्टम ब्रेक फोर्स को रिड्यूस करता है ऑटोमेटिकली। जब व्हील की स्पीड वापस लगभग प्लेन की रेफरेंस स्पीड से मैच हो जाती है तो फिर से वापस ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन एयरप्लेन के अंदर जितने भी व्हील्स होते हैं उन सभी ब्रेक्स का कंट्रोल अलग अलग होता है और यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानकर चलते हैं इन व्हील पेयर में से एक व्हील ऐसा है जिस पर हेवी ब्रेक फोर्स आ रहा है और वह बहुत ज्यादा स्किड कर रहा है, जबकि बाकी बचे हुए सभी व्हील्स पर इक्वल और नॉर्मल फोर्स है। तो ऐसी कंडीशन में यह व्हील पूरे एयरक्राफ्ट को एक साइड में ले जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एंटी लॉक प्रोटेक्शन सिस्टम दिया रहता है, जिसमें यदि किसी व्हील की स्पीड इन सभी व्हील में से हाईएस्ट स्पीड वाले व्हील से 30% कम है तो एंटी लॉक प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्रेक को रिलीज करता है। जब व्हील की स्पीड इन सभी व्हील्स के बराबर हो जाती है तो फिर से वापस ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। यह सिमिलर सिस्टम हमारी गाड़ियों में भी काम करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका नेम बताना। एक डिजास्टर सिचुएशन और हो सकती है, यदि पायलट लैंडिंग गियर के रनवे से टच होने से पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दे तो व्हील लॉक हो जाएंगे और हाई फ्रिक्शन की वजह से व्हील ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो एंटी स्किड प्रोटेक्शन के साथ में टच डाउन प्रोटेक्शन भी दी जाती है। जैसे फिलहाल इस लैंडिंग गियर में 3 पेयर ऑफ व्हील है, फ्रंट व्हील, मिड व्हील एंड आफ्ट व्हील पेयर। जब एयरक्राफ्ट रनवे को टच करता है तो वह कुछ इस एंगल पर होता है, तो सबसे पहले आफ्ट व्हील टच करते हैं रनवे को। लेकिन रनवे को टच करने से पहले टच डाउन प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट की एक्चुअल स्पीड को देखा जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड 150 नॉट्स है लेकिन हमारे व्हील की स्पीड तो 0 है। अभी यदि एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट की स्पीड और व्हील की स्पीड में 50 नॉट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है तो यह सिस्टम इस व्हील के ब्रेक फोर्स को हटा देगा। देखा जाए तो यह व्हील सबसे ज़्यादा हाई स्पीड व्हील है अपने ग्रुप में। जब यह अपनी लगभग स्पीड अचीव करने लगते हैं तो इन दोनों व्हील पेयर के लिए भी टच डाउन प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करता है और इसके लॉक को भी हटा देते हैं। जब आफ्ट व्हील अपनी रेफरेंस स्पीड के पास में पहुंचने वाले होते हैं तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप थोड़ा नोटिस करोगे तो यह ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर व्हील के लिए अलग अलग ब्रेक सिस्टम, उनकी स्पीड को चेक करना, रेफरेंस स्पीड से मैच करना और फिर ब्रेक्स को अलग अलग व्हील्स पर अप्लाई करना। तो देखा जाए तो यह ब्रेक प्रेशर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से यह फेल भी हो सकता है। इसलिए एयरक्राफ्ट में एक ब्रेक सिस्टम नहीं बल्कि 3 हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं। नॉर्मल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो सबसे पहले यही एक्टिवेट होता है। यदि यह फेल हो जाए तो सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम। इन तीनों ब्रेक सिस्टम के पास में अपना अपना प्रेशर होता है और यहाँ पर मल्टीपल मीटरिंग वॉल, नॉर्मल वॉल, एंटी स्किड वॉल से होते हुए प्रेशर घूम घूम कर प्रेशर इन व्हील्स तक पहुँचता है। अब आता है फोर्थ ब्रेक सिस्टम जिसको थ्रस्ट रिवर्सल बोलते हैं। लैंडिंग से पहले इंजन पीछे की तरफ थ्रस्ट क्रिएट करता है जिससे इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन यदि इस थ्रस्ट को रिवर्स कर दिया जाए तो यही थ्रस्ट एयरक्राफ्ट की स्पीड स्लो डाउन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंजन को रिवर्स नहीं किया जाता। इंजन के बैक साइड में थ्रस्ट रिवर्सल असेंबली होती है जिसमें ट्रांसलेटिंग स्लीव्स होती है। तो जब आउटर केज पीछे की तरफ मूव करता है तो ट्रांसलेटिंग स्लीव एक्टिवेट होती है और जो थ्रस्ट पीछे जा रहा था उसको स्टॉप करके साइड में डाइवर्ट कर देती है जिससे रिवर्स थ्रस्ट क्रिएट होता है जो एयरक्राफ्ट को जल्दी रोकने में हेल्प करता है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा सपोर्ट आप चैनल मेंबरशिप के थ्रू हमें कर सकते हो और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।